नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सो माय डियर टीचर्स, जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं और जो नए स्टूडेंट्स शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए जो शिक्षक पहले से हैं सेवा में और परीक्षा देना चाह रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बिल्कुल सीबीटी पर आधारित है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको जो बचपन एवं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के हम 30 क्वेश्चन करा रहे हैं, बिल्कुल कंप्यूटर पे जब आप पेपर देने जाते हो उसकी स्क्रीन पे जैसा दिखाई देगा पूरा सिस्टम, वैसा ही आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में हम अभी शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के 30 प्रश्न करवाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। हम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और लिंक में पिन कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम समय ना गंवाते हुए जल्दी से टेस्ट देख लेते हैं। देखिए, मैंने लिंक पर क्लिक किया है तो थोड़ा सा समय लग रहा है और ये खुल गया हमारा। ये 30 मिनट यहाँ देख रहे हैं, हमारा टाइमर जो है वो चालू हो गया है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग 30 मिनट में ये 30 प्रश्न करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे सामने प्रश्न है, देख पा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ हम प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है कि बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार विकास का सिरोपुच्छीय नियम किस दिशा में विकास को दर्शाता है। तो सिरोपुच्छीय, हमें सिरोपुच्छीय से समझना है कि सिर से पैर की तरफ विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ बी ऑप्शन सही किया है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो 1 नंबर का है ये ग्रीन हो जाएगा। यदि हम कोई प्रश्न छोड़ देते हैं तो फिर वो रेड हो जाएगा। जैसे हम आपको करके बताते हैं, अभी देखो, जैसे हमने ये अगला किया तो हमारा अगला प्रश्न हो गया और अभी वो दूसरा प्रश्न हमने उस पर सही कोई ऑप्शन चुना नहीं है तो रेड है। जैसे ही हम ऑप्शन चुन लेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। यदि हम बिना ऑप्शन चुने इसको अगला कर देते हैं तो वो रेड ही रहेगा। इससे हमें पता चलेगा कि अभी हमने वो दूसरे नंबर का प्रश्न किया नहीं है। अब हम वापस आना चाहते हैं तो या तो हम इस पिछला पे करेंगे तो हम वापस पिछले क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, या डायरेक्ट हम यहाँ 2 पे दबा देंगे तो दूसरे नंबर के जिस भी प्रश्न पे हम जाना चाहते हैं यहाँ पे हम वो दबा दें। चौथे पे जाना चाहते तो 4 दबा दें, 1 पे जाना चाहते तो 1 दबा दें। देखो हम दिखाते हैं, जैसे हमें 2 पे जाना है तो हम 2 पे दबा दिए तो 2 पे पहुँच गए। यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न खुल गया। 1 पे जाना है तो 1 दबा दिया, ठीक है। तो ऐसे हम माउस से क्लिक करेंगे। अब माउस चलाना भी सीखना है। हमारे जो कुछ टीचर्स हैं स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है और अपन भी घर पे ज़्यादा कंप्यूटर से काम नहीं पड़ता, तो सारी चीज़ें हमें देखना है कि हमें कंप्यूटर का माउस जो है वो पकड़ के उसको चलाना सीखना है। तो हमारा पहला प्रश्न हो गया था, हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा संरक्षण, कंजर्वेशन और क्रमानुगतता की अवधारणा को पूरी तरह समझ पाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ देखना है कि ये जो संरक्षण का और क्रमानुगतता की अवधारणा है, ये जीन पियाजे ने जो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें जो 4 अवस्थाएं बताई हैं उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये स्थिति आ जाती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इस पे हम टिक कर देंगे। तो देखो अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे ग्रीन हो गया है क्योंकि हमने दूसरे का उत्तर दे दिया है। अब हमें दे दिया है तो हम यहाँ जो सहेजें लिखा है, सहेजें मतलब सेव करें और नेक्स्ट, तो यह इस पे हमें क्लिक करना होगा। तो हम करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पे आ गया है। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है क्या होता है इसका अर्थ? ऑप्शन हम देख लेते हैं। बच्चे द्वारा स्वयं अकेले किया जा सकने वाला कार्य, नहीं। अगला है हमारा बच्चे द्वारा बिना किसी सहायता के किया गया कठिन कार्य,
तो ये भी नहीं होगा। आगे हम देखेंगे हमारा है स्वतंत्र रूप से करने और किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर है वो यही हो जाएगा। इस पे हम क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, सहेजें और नेक्स्ट अगला करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें देखना है ध्यान से, सारी चीज़ें समझते चलना है क्योंकि हमारा टाइम चल रहा है। यहाँ पे देखो 25 मिनट बचे हैं। ठीक है, तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कोहल वर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर नैतिक निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं, सामाजिक नियमों और व्यवस्था के अनुपालन पर आधारित हैं। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें इन्होंने भी स्तर बताए हैं तो पारंपरिक स्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखें, अगला करेंगे तो अगले प्रश्न पर पहुंच जाएंगे। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल दर्शन निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन हम पढ़ेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विशेष विद्यालयों में पढ़ाना। अगला ऑप्शन है सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना एक ही नियमित विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। और आपको हमने बताया कि जिसमें केवल शब्द है वो वाले उत्तर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरे में जो सी ऑप्शन है उसमें भी केवल आया है और डी ऑप्शन में भी केवल आया है और ये नेगेटिव आंसर है ए ऑप्शन। तो हमारा सही हो जाएगा बी, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। ठीक है, वो समावेशी शिक्षा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बाल केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी? बाल केंद्रित शिक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना है तो क्या करेगी? कठोर अनुशासन लागू करेगी? नहीं। छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाएगी? नहीं। विद्यार्थियों को ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाएगी और उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करेगी? बिल्कुल सही, यही होगा आंसर। ठीक है, सहेजें एवं अगला आगे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का प्रतिपादन किसने किया? तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं हार्वर्ड गार्डनर। आपको याद रखना है, ये बहुबुद्धि वाला प्रश्न आता रहता है पेपर में। अगला हम देखेंगे, यहाँ लिखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम CCE बोलते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है निरंतर मूल्यांकन करना, बच्चों की प्रगति देखना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया का नियमित आकलन कर उसमें सुधारात्मक कदम उठाना। ठीक है, आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएंगे। चलिए अगला हम देखेंगे, प्रश्न है हमारा अगला कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 जिसको कहते हैं, इसका इंग्लिश में नाम है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे हम देखें गणित की उच्च स्तरीय अमूर्त अवधारणाएं सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर अमूर्त अवधारणाएं नहीं सिखाई जाती हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अगला हम प्रश्न ऑप्शन है बच्चे की सोच और चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। अगला है केवल सूत्रों को रटाना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना। तो देखो प्राइमरी लेवल में हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार नहीं करते हैं और केवल सूत्रों को नहीं रटाते, तो दूसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। हम सहेजें एवं अगला करेंगे। तो यहाँ है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अधिगम क्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन है लेखन विकार। आपको हमने एक अधिगम विकारों वाली वीडियो बनाई है, वो आप हमारे चैनल पर देख लीजिए। आप सर्च करेंगे चैनल को RK राय सर MP बोर्ड यूट्यूब में, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो सही उत्तर है वो पठन विकार से है। तो पठन विकार डिसलेक्सिया, जो गणितीय विकार होता है उसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं, लेखन विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं और वाचन सुनने का विकार जो होता है उसको क्या कहते हैं, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, प्रश्न है हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस आयु वर्ग के सामान्य बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो इसमें
जो आरटीई एक्ट है 2009, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन का कहा गया है। तो अगला हम देखेंगे, प्रश्न है हमारे सामने, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों आवश्यक माना जाता है? तो यह बच्चों को कक्षा में शांत रखती है, ऐसी बात नहीं है। अगला है, यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सहजता और सुगमता से सीखने में मदद करती है। बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे, प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार जब कोई बच्चा नवीन जानकारी को अपनी पूर्व निर्मित मानसिक संरचनाओं, स्कीमा जिसको बोलते हैं, स्कीमाज में बिना बदले शामिल करता है तो इसे क्या कहते हैं? देखो, बिना बदले शामिल करता है तो इसको हम आत्मसातीकरण कहते हैं। तो बी उत्तर हो जाएगा। हमने ये जूम कर दिया है ताकि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे, क्योंकि साइड में जो चल रहा है वो तो आपको पता है कि हर जो हम करते जा रहे हैं प्रश्न संख्या उस पर ग्रीन होता जा रहा। ठीक है, हमारा टाइम भी यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में घंटी की आवाज़ किस प्रकार का उद्दीपक थी? तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा पहला कि स्वाभाविक उद्दीपक, और दूसरा ऑप्शन है अनुबंधित उद्दीपक, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्वाभाविक अनुक्रिया, और अप्रत्यक्ष उद्दीपक। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा वातानुकूलित प्रोत्साहन, जिसको कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक है ये। अगला हम देखेंगे, हमें ये सब पढ़ना है, पावलोव का जो है क्लासिकल कंडीशनिंग, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट किस प्रकार की परीक्षण विधि है? तो यहाँ हम ऑप्शन देख लेंगे। हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, हम पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, आत्मनिष्ठ विधि, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि, तीसरा है प्रक्षेपी विधि, और चौथा है प्रयोगात्मक विधि। तो इसको प्रक्षेपी विधि या प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे, प्रश्न है हमारे सामने कि बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो किस पर बल देता है हम यहाँ देखेंगे। तो ऑप्शन है उद्दीपक की उपस्थिति पर, पुनर्बलन एवं परिणाम पर, और अनुकरण पर, अंतर्दृष्टि पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पुनर्बलन एवं परिणाम पर। ठीक है, आगे हम देखेंगे, हमारा है एक समावेशी कक्षा में दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ शिक्षक को कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? मतलब समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे रहते हैं, तो जो दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनके साथ कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? सहानुभूति और दया का भाव रखना। अगला है मुख्य धारा से उन्हें अलग कर देना, नहीं ये तो नहीं होगा। अगला है उनकी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए उनके लिए व्यक्तिगत अधिगम योजनाएं आईईपी बनाना, ये है। ठीक है, तो हमारा उत्तर, हमें ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है। ये सहानुभूति और दया का भाव रखना मतलब उनको दया करेंगे, सहानुभूति करेंगे तो वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगेंगे। तो हमें उनकी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए उनके लिए पर्सनल लर्निंग जो है पॉलिसीज़ बनाना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक जॉन डीवी ने शिक्षण में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया है? तो किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया है वो हम देखेंगे। ऑप्शन में हमारे सामने है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग कहा है इन्होंने। किस शिक्षा के जनक हैं ये भी याद रखना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। तो लर्निंग बाय डूइंग पे इन्होंने कहा है कि बच्चे को करके सीखना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे करके सीखते हैं, ऐसा कहा है। बाल विकास में आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता विकास को निर्धारित करती है। केवल वाले उत्तर नहीं लगाना है, हमने बताया है आपको थोड़ा सा केवल वाले उत्तरों को छोड़ के फिर देखना है कि कौन सा उत्तर पॉजिटिव बता रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वे में आंसर दे रहा है। तो विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की जटिल अंतःक्रिया
इंटरप्ले का परिणाम है, यही सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारे सामने है सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी का सबसे मुख्य और प्राथमिक लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है ना। सृजनात्मकता का पूछा है, तो ऑप्शन हम देख लेंगे कि यहाँ दिया है ऑप्शन में अभिसारी चिंतन, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कठोर व्यवहार, ये तो होगा नहीं, कम बुद्धिलब्धि, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही उत्तर है क्रिएटिविटी के लिए अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, आगे हम देखें, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर ने अपने प्रसिद्ध सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत इनसाइट थ्योरी का प्रयोग किस जीव पर किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उन्होंने चिंपैंजी पर किया था। ऑप्शन में देख लेते हैं, बिल्कुल राइट, चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। ठीक है, जिस चिंपैंजी पर उन्होंने प्रयोग किया था कोहलर ने, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं ये, सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत नाम है उनके सिद्धांत का। तो चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे, यहाँ दिया है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में निम्नलिखित में से कौन सा नियम शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नियम शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और आत्मीकरण का नियम। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें तत्परता का नियम तो इन्होंने कहा है। ठीक है, और अभ्यास का नियम भी है, और अगला है जो प्रभाव का नियम और आत्मीकरण का नियम। इन दो में से सही आंसर होगा। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लें आप, फिर हम बताएंगे आपको। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आत्मीकरण का नियम। चलिए, आप सभी कमेंट में बताएं कि किस किसने इस पे सोचा था कि आत्मीकरण का नियम है। चलिए आगे हम देखेंगे, हमारा प्रश्न है किशोर अवस्था को अत्यधिक तनाव, तूफान, दबाव और विरोध की अवस्था किसने कहा है। ये याद रखना है, क्या क्या? किशोर अवस्था को अत्यधिक तनाव, तूफान, दबाव और विरोध की अवस्था किसने कहा है। तो ये कहा था जी स्टैनली हॉल ने। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम, बिल्कुल ये मिल गया बी नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे, हमारा प्रश्न अगला है, कक्षा में एक सकारात्मक और समावेशी वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिभावान छात्रों की प्रशंसा करना ये गलत हो गया। ठीक है, अगला है कक्षा में समानता के बजाय बिना भेदभाव के प्रत्येक बच्चे को स्वीकारना और प्रोत्साहित करना, ये ठीक है। बाकी और ऑप्शन नेगेटिव आंसर दे रहे हैं, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो बड़े आकार की कक्षाओं को नियंत्रित करना, शिक्षक छात्र अध्यापकों में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करना, वार्षिक पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा करना, छात्रों के गृह कार्य की जांच करना। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी जैसे ही हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो आप सभी उत्तर सोचा करो कि आपका सही उत्तर है जो आपने सोचा कि नहीं है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, थिंकिंग पावर डेवलप होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मानसिक आयु की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया। क्वेश्चन है, मानसिक आयु, मेंटल एज की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया। तो इसका आंसर है अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने 1908 में किया था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा 27वें नंबर का प्रश्न है, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अनुसार अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन देख लेते हैं। अचानक सूझ उत्पन्न होने पर, बार बार प्रयास करने और त्रुटियों में सुधार करने पर, केवल दूसरों को देखने पर, शास्त्रीय अनुबंध पर। तो इसका जो सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। तो इसमें बार बार प्रयास करता है, गलतियां करता है, गलतियों में सुधार करता है ना। तो यही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो हमारा वो है अब्राहम मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे उच्चतम स्तर की आवश्यकता कौन सी है। तो सबसे उच्चतम स्तर जो होता है वो होती है हमारी कौन सी आवश्यकता, आत्म वास्तविकीकरण। तो ऑप्शन देख लेते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता और संबद्धता एवं प्रेम की आवश्यकता। तो आत्म वास्तविकीकरण मतलब आत्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला 29वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन है छात्रों को अंक या ग्रेड देना, बी ऑप्शन है छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों के विशिष्ट कारणों को जानना, अगला है अगली कक्षा में कक्षोन्नति देना और प्रतिभावान छात्रों की पहचान करना। तो जो इसका सही उत्तर है वो आप लोगों ने सोचा तो सही है। अगला हम देखेंगे, अंतिम प्रश्न है हमारा 30वें नंबर पे, बाल विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है। ठीक है, विकास केवल किशोर अवस्था तक ही होता है। केवल नहीं, विकास तो जीवन पर्यंत तक होता है, गर्भावस्था से शुरू होकर के और जीवन पर्यंत तक विकास की प्रक्रिया चलती है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है विकास सभी बालकों में बिल्कुल एक ही गति से होता है, एक ही गति से नहीं होता है, भिन्न भिन्न बालक होते हैं और भिन्न भिन्न गति से विकास होता है। विकास एक निरंतर कंटिन्यूअस एवं बहुआयामी प्रक्रिया है जो गर्भाधान से जीवन भर चलती है। यही बिल्कुल सही है। तो हमने इस पर कर दिया। अब हम इसको सहेजें एवं अगला करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है ही नहीं, इसमें 30 ही प्रश्न थे। देखते हैं हम, देखो समय में कर लिए हैं। हमारा समय अभी बचा रहा है, 9 मिनट बचे हैं। ठीक है, अब हम इसको, यहाँ हमें लिखा दिख रहा है परीक्षा सबमिट करें। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जमा हो जाएगा और हमें स्क्रीन पे हमारे अंक दिख जाएंगे। ठीक है, हमें देख लेना है कि हमने पूरे 30 प्रश्न कर लिए कि नहीं, 30 ग्रीन हो गए कि नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे, देखो 30 यहाँ पूरे ग्रीन हो गए। आप जो टेस्ट देने जाएंगे उसमें 150 प्रश्न रहना है, 30-30 हर विषय की। तो यहाँ 150 आपको अलग अलग 30-30 प्रश्न दिखेंगे। तो यहाँ देख लेना है कि पूरे ग्रीन है कि नहीं, कोई रेड तो नहीं है, कोई येलो तो नहीं है। तो आपको उसको ग्रीन करना है, सहेजें, और सहेज मतलब सेव करके ग्रीन होगा वो। तो अब हम इसको परीक्षा को सबमिट कर देते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कितने अंक आते हैं। तो हमने यहाँ सबमिट कर दिया, इसको हम सबमिट करते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है इसलिए वो सबमिट में टाइम लगेगा। तो देखिए माय डियर टीचर्स, ये सबमिट हो गया है। ये उस पर हम जब दबा रहे थे परीक्षा को सबमिट करने के लिए तब नहीं हो रहा था। हमने इसको थोड़ा सा इंतज़ार किया, समय ख़त्म हुआ और ये ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे 30 में से 30 प्रश्न सही हुए हैं। तो आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी है तो, और इस वीडियो को आप देख लीजिए। आपको यदि ये टेस्ट करना है, आप चाहते हैं कि ये लिंक आपको मिले, तो उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर के देखिए, कमेंट पिन किया हुआ है, उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और इस मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो आप अपने टैबलेट, लैपटॉप या फिर आप अपने मोबाइल में उस लिंक को खोल सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा और देखी है उसके लिए आपको धन्यवाद, और आपकी तैयारी मस्त चलती रहे। हमारी तरफ से बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉक टेस्ट के साथ। अगला विषय रहेगा हमारा हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी, फिर गणित, फिर पर्यावरण। अब हम ये एक एक मॉक टेस्ट, एक एक विषय की 30-30 क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे।
चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।